हेलो स्टूडेंट, बालाजी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे आपको उत्सर्जन। क्लास 10th में उत्सर्जन की प्रक्रिया मानव में पूछी है, जिसमें हम मानव उत्सर्जन के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। उत्सर्जन उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बाहर निकालते हैं, या हमारा शरीर उन वेस्ट प्रोडक्ट को, उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करता है या बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। अब वेस्ट प्रोडक्ट में शरीर में कई प्रोडक्ट होते हैं जो वेस्ट के रूप में बाहर निकाले जाते हैं, जिसमें कि आपका अतिरिक्त मात्रा में जो जल है वो बाहर निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में बाहर निकाली जाती है, और ठोस अवस्था में हम देखते हैं कि मल के रूप में उत्सर्जी पदार्थ बाहर निष्कासित किए जाते हैं। यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि जो प्रोटीन वेस्ट हैं, प्रोटीन के अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उनके निष्कासन की प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी। इस प्रक्रिया में जो उत्सर्जी अंग है, वो वृक्क कहलाते हैं। आप इन्हें इंग्लिश में किडनी के नाम से भी जानते हैं, वृक्क या किडनी के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर में लोअर जो एब्डोमेन होता है उसके दाईं एवं बाईं गुहा में स्थित रहते हैं। इनका आकार जो होता है मटर के सेम के बीज के समान होता है, कर्व्ड होते हैं। एक तरफ से इनका शेप होता है कॉन्वेक्स और दूसरी तरफ से होता है कॉनकेव। इस तरह से शेप होता है, जिससे कि यूरेटर या मूत्र नलिका जुड़ी रहती है। वृक्क हो गया, और वृक्क से जुड़ी हुई जो मूत्र नलिका होती है वो जुड़ी रहती है। ये दाईं और बाईं दोनों ओर उपस्थित रहते हैं, और ये मूत्र नलिका नीचे की तरफ मूत्राशय या यूरेटर में जाकर के खुलती है, जिसमें यूरिन या मूत्र स्टोर किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वृक्क की कार्यकी या मूत्र जनन निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है कि मूत्र जनन निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, या मूत्र जनन निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार से इसको पूछा जाता है। अब जो इसकी क्रियाविधि है वो हम आपको इसी में अभी समझाते हैं। मूत्र जनन निर्माण की जो क्रियाविधि है, मूत्र जनन निर्माण की क्रियाविधि, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि वृक्क की कार्यकी को समझाइए। वृक्क की कार्यकी को समझाइए। वृक्क की इकाई संरचना नेफ्रॉन कहलाती है, या इसको मूत्र जनन नलिका भी कहते हैं। वृक्क की इकाई क्या कहलाती है बच्चे? मूत्र जनन नलिका, या इसका शॉर्ट फॉर्म है नेफ्रॉन बोलते हैं। और जब हम नेफ्रॉन की क्रियाविधि समझते हैं तो वही वृक्क की कार्यकी
या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कहलाती है। जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो नेफ्रॉन होते हैं, मूत्र जनन नलिका, मूत्र जनन नलिका। नेफ्रॉन की संरचना में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर एक कप जैसी संरचना होती है और नीचे नलिका बनी होती है। नलिका, एक कप जैसी संरचना होती है, कप जैसी संरचना होती है। इस फिगर को थोड़ा सा डिटेल में भी समझा रहे हैं। नेफ्रॉन की संरचना जो है कुछ इस तरह से होती है, जिसमें कि ऊपर कप जैसी संरचना होती है और नीचे नलिकाएं होती है। जो अभी मैंने बताया नलिका होती है, वो कुंडलित नलिका होती है। जो ऊपरी भाग है उसको बोला जाता है मालपीगी कोश। वैज्ञानिक मालपीगी ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा। और नीचे जो संरचना है इसको हम बोलते हैं नलिका। नलिका, मालपीगी कोश एवं नलिका। मालपीगी कोश दो भाग होते हैं। मालपीगी कोश में जो कप जैसा होता है उसे बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। और इसका जो कप जैसी संरचना होती है, इसका जो अस्तर होता है, ऊपर की लेयर होती है, परत होती है, वो महीन महीन छिद्रों को धारण करती है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुल परत। ग्लोमेरुल परत। अभी आपको नेफ्रॉन की संरचना समझा रहे हैं, इसके बाद में इसकी क्रियाविधि भी समझा देंगे। और जो नलिका होती है वो कुंडलित होती है। नलिका जो होती है वो कैसी होती है? कुंडलित। जो प्रारंभ की नलिका होती है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हिंदी में भी समझा देंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। मेरे साथ बच्चों की यही शिकायत रहती है कि सर थोड़ा सा इंग्लिश कम बोला करें और हिंदी पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि हाई स्कूल का स्टैंडर्ड है, तो इसलिए हिंदी पे फोकस रखते भी हैं। जो यू जैसी संरचना है इसको बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप। और ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को समझ गए हैं कि एक तो जो ऊपरी भाग है उसको हम कहते हैं मालपीगी कोश, जो नीचे का नलिकाकार संरचना है उसको कहते हैं नलिका या ट्यूब्यूल्स। अब जो मालपीगी कोश है उसके दो भाग है, एक बाउमैन कैप्सूल, जो कप जैसी संरचना आपको जो दिखाई दे रही है वो क्या है? बाउमैन कैप्सूल है। और बाउमैन कैप्सूल को जो आस्तरित करने वाली परत है एक, ये महीन महीन छिद्रों को धारण करने वाली परत, वो कहलाती है ग्लोमेरुल परत। और जब हम नलिका की बात करें तो नलिका जो है पहली है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो पास में है मालपीगी कोश के, इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो ये यू जैसी संरचना बना रही है इसको बोलते हैं हेनले लूप। और जो इसके बाद वाली है नलिका उसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब बात आ रही है इसकी कार्यकी की या फिजियोलॉजी की। कार्यकी को
हम इसमें समझते हैं 3 प्रकार से, 3 भागों में इसकी कार्यकी को बताया गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? पहला है परानिस्पंदन। पहली प्रक्रिया होती है परानिस्पंदन। परानिस्पंदन। दूसरी प्रक्रिया होती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। और तीसरी प्रोसेस जो होती है वो होती है स्रावण। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। 3 भागों में ये प्रोसेस बटी होती है। इसकी कार्यकी जो है 3 भागों में बांटते हैं, परानिस्पंदन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण और स्रावण। अब पहले से प्रारंभ करते हैं परानिस्पंदन। परानिस्पंदन में जो रक्त आता है ना, ये जो रक्त आया यहां पर अफरेंट ब्लड वेसल्स द्वारा लाया जाता है। अफरेंट ब्लड वेसल्स द्वारा लाया जाता है, वो यहां पर छोड़ दिया जाता है। यह प्रोसेस जो होती है दाब आधारित प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? दाब आधारित प्रक्रिया होती है। कैसी? दाब आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें जो भी तरल है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर जाते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जब यहां पर आता है, यहां पर लगभग प्रेशर रहता है 80 Hg, जो यहां पर छिद्रों के समीप पहुंचने तक 40 Hg रह जाता है, जिससे जो रक्त है वो इन महीन छिद्रों से होकर के बाहुमन कैप्सूल में एकत्र हो जाता है जाकर के, जिसको ही हम कहते हैं परानिस्पंदित द्रव या छनित्र। परानिस्पंदित छनित्र। अब जब वो छनित्र इस बाहुमन कैप्सूल में आ गया, अब ये नलिका से होकर के जाएगा। अब नलिका में प्रारंभ होती है प्रक्रिया चयनात्मक पुनर्अवशोषण की, जिसमें कि जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है उनको रीअब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है। इन प्रोडक्ट को क्या कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, यहाँ पर जैसे ग्लूकोज हो गया, कुछ अमीनो एसिड्स हो जाते हैं और आयंस वगैरह हैं, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस लंबी होती है, जिसमें कि एटीपी से ऊर्जा लेकर के मॉलिक्यूल चार्ज होकर के रीअब्जॉर्ब होते हैं। वो आगे की प्रोसेस है। अभी फिलहाल में आप इतना ही समझिए कि जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। जल और सोडियम क्लोराइड हेनले लूप में अब्जॉर्ब किए जाते हैं और जल, सोडियम आयन व क्लोराइड आयन दूरस्थ कुंडलित नलिका में रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। शेष जो बचता है उसी को ही हम यूरिन कहते हैं, मूत्र कहते हैं, जो स्रावण की प्रोसेस द्वारा या सिक्रीशन द्वारा छोड़ दिया जाता है मूत्र नलिका में, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। मूत्र नलिका से होकर के वो यूरेटर में पहुंचता है, मूत्राशय में पहुंचता है, जिसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मतलब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।